All right. Now we have a question which is Prancer construction and सबसे पहले इसकी requirement पे जाते हैं और कौन से requirement हम solve करने लगे हैं. So we are going to solve requirement number C. Requirement number C जो है वो क्या है इसकी? Using all the information provided, describe 7 audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of the Prancer. Using the information, describe 7 audit risks. आपको मैंने बताया कि जब भी आप audit risk की बात करेंगे, so you have to relate the risk with the financial statement. Financial statement के साथ उसको relate करेंगे, otherwise वो बन जाएगा business risk. And explain the auditor's response to each risk. अब इसमें auditor का response क्या होगा? Auditor का response का मतलब है कि auditor का action क्या होगा? ठीक है, यानी अब जब आप एक रिस्क देख लेते हैं तो सारी बातें वो तो आपको एक डाउट है कि हो सकता है ऐसा हो, फिर आप उस रिस्क पर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक रिस्क है, फॉर एग्जांपल कि एसेट may not be removed from asset register. एसेट अगर डिस्पोज ऑफ किया है, सो रिस्क ये हो सकता है कि उस डिस्पोज एसेट को अभी तक एसेट रजिस्टर से रिमूव ना किया हो. अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ये तो रिस्क है. कैसे कंफर्म करेंगे वाकई ही जनाब इस एसेट को रिमूव किया या नहीं किया? तो हम क्या करेंगे जनाब? इंस्पेक्ट द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर टू कंफर्म रिमूवल. फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को चेक कर लेंगे कि वो एसेट वहां से रिमूव हुआ है या नहीं हुआ. सो इसी तरीके से अगर रिसीबल स्ट्रगलिंग टू पे, तो रिस्क ये है जनाब कि रिसीबल का अलाउंस रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर अलाउंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ तो रिसीबल्स ओवरस्टेटेड है. अब अलाउंस कैसे चेक कर सकते हैं? सो आप डिस्कस करें मैनेजमेंट से whether they have created any specific allowance for the struggling receivable. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप देखें कि यार वो जो क्लोजिंग अलाउंस है उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं किया. All right, now we are going to read the case study. You are an audit supervisor of Cupid and Company planning the final audit of new client, Prancer Construction Company, for the year ending 30th September 2007. The company specializes in the property construction and providing ongoing annual maintenance services for properties previously constructed. तो कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइड पे है, मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. फोरकास्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 13.8 मिलियन. जब भी आप प्लानिंग के कोई क्वेश्चन देखेंगे वहां पे आपको ये बेंचमार्क जरूर देखने को मिलेगा. एंड टोटल एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 22.3 मिलियन. बेसिकली ये बेंचमार्क्स होते हैं मटीरियलिटी की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन एफेड के अंदर जब भी हम ऑडिट रिस्क लिखते हैं तो हम मटीरियलिटी को रेफर नहीं करते. नॉर्मली ये P7 का एक ट्रेंड है कि P7 में जब हम रिस्क लिख रहे होते हैं तो समटाइम्स एग्जामिनर आपसे मटीरियलिटी का रेफरेंस मांगता है, बट इट इज नॉट द नॉर्म ऑफ एफेट कि हम मटीरियलिटी को रिस्क वाले क्वेश्चन के अंदर रेफर नहीं करते. Both of which was higher than for the year ended 30th September 2006. You are required to produce the audit strategy document. The audit manager has met with the Prancer Construction Finance Director and has provided you with the following notes: the copy of August management accounts and the prior year financial statement. ये आपकी planning meeting हुई है, initial meeting with the client. Okay, meeting notes. The prior year financial statement recognized work in progress of 1.8 million. ये बात याद रखें कि जब भी आप केस स्टडी रीड करने जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली जब आप ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन डील कर रहे हैं, सो आपने ये जहन में रखना है कि आपको रिस्क निकालना है. और रिस्क का मतलब ये है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क निकालना है. सो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास केस स्टडी के अंदर गिवन है, आपको उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है.
आपको इमीडिएटली उसकी अकाउंटिंग अपने माइंड में लेकर आनी है, तभी आप जो है वो रिस्क निकाल सकेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। द प्योर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 1.8 मिलियन। अब आपको पता है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है ये इन्वेंट्री का पार्ट है। इन्वेंट्री के तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ये बाय नेचर जो है इसकी जो वैल्यूएशन है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास आ, आ, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसा मिसाल के तौर पे अब आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो अगर कोई हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है फॉर एग्जांपल, अभी शुरू ही हुआ है, तो उसकी इस टाइम कितनी वैल्यू है, हाफ कंस्ट्रक्टेड की कितनी वैल्यू है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे हो सकता है मेजर कर सकें। या फॉर एग्जांपल अगर किसी हाउस को फिक्स कर रहे हैं, रेनोवेशंस वगैरह कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी कंप्लीट नहीं हुई, वो किसी भी स्टेज पर इस टाइम है। फॉर एग्जांपल वो 70% कंप्लीट है या 80% कंप्लीट है, तो वहां पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो टेक्निकल होती है। रिस्क क्या हो सकता है कि वर्क इन प्रोग्रेस को करेक्टली वैल्यू ना किया हो, यानी ऑडिटर में नॉट बी सफिशिएंटली क्वालिफाइड टू वैल्यू द वर्क इन प्रोग्रेस एंड एज अ रिजल्ट जो है वो इन्वेंट्री अंडर या ओवर वैल्यूड हो सकती है। सो ये वर्क इन प्रोग्रेस का एक वो रिस्क है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस की नेचर में है, यानी इनहेरेंट रिस्क है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में तो आपको इस तरह इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस की नेचर में ही वैल्यूएशन का रिस्क होता है। विच कंप्राइज प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस एज वेल एज ongoing maintenance services for finished properties. The August 2007 management accounts recognized 2.1 million of completed properties compared to the balance of 1.4 million in September 20x6. ठीक है जी, ओके दैट्स फाइन। अब आप देखें आपका ईयर एंड क्या है, 30 सितंबर 20x7। पिछले साल जो आपके पास इन्वेंट्री थी वो 1.4 मिलियन थी, इस साल जो इनकी इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 2.1 मिलियन है। ठीक है, अब इससे, और ये अगस्त की बात हो रही है, यानी ईयर एंड से भी एक महीना पहले की बात हो रही है। इन्वेंट्री इस बार ईयर एंड पे ज्यादा है। अब इन्वेंट्री जब ईयर एंड पे ज्यादा होती है ये इस चीज का इंडिकेटर होता है कि इन्वेंट्री जो है वो सेल नहीं हो रही, दे आर स्ट्रगलिंग टू सेल द इन्वेंट्री। सो इंडिकेटर हो सकता है इफ दे आर स्ट्रगलिंग टू सेल द इन्वेंट्री, तो हो सकता है कि और उसकी वैल्यूएशन जो है उसमें कोई ना कोई कमी आई हो। फॉर एग्जांपल जब इस तरह जब कोई इन्वेंट्री बिक नहीं रही होती तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ये इंडिकेटर होता है कि वो बिक नहीं रही, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई रिसेशन वगैरह चल रहा है या वैल्यूज वगैरह अफेक्ट हुई हुई है। सो इट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अगर वो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी रिकॉर्डेड नहीं है तो रिस्क ये हो सकता है कि इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। A full year and inventory count will be undertaken on 30th September at all of the building sites where construction is in progress. There is not sufficient audit team resource to attend all the inventory counts. अब देखें आपने इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म करना है और 11 बिल्डिंग साइट है और आपके पास जो है वो सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो जो लोकेशंस आपने अटेंड नहीं की, यानी जिन लोकेशंस पे आपने स्टॉक टेक अटेंड नहीं किया, वहां पर इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का रिस्क हो सकता है। In line with the industry practice, Spencer Construction offers its customers a 5-year building warranty which covers any construction defects. Customers are not required to pay an additional fee to obtain the warranty. देखें अब यहाँ पे 5 year बिल्डिंग वारंटी आ गया, तो स्ट्रेट अवे आपके माइंड में प्रोविजन का रिस्क आ जाना चाहिए कि अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है अकॉर्डिंग टू IS 37 स्टैंडर्ड, अगर आपको नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इफ द आउटफ्लो इज प्रोबेबल द प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। रिस्क ये हो सकता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड ना की हो या इनकरेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड की हो, रिजल्टिंग इन द अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। देखिए आगे जो उसने पॉइंट लिखा है, कस्टमर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडिशनल फी। अगर ये लिखा होता ना कि कस्टमर्स पे एडिशनल फी फॉर द वारंटी, फिर आपको पता है IFRS 15 का भी रिस्क बन जाता, क्योंकि आपको IFRS 15 अगर आपने पढ़ा है तो उसमें 5 स्टेप मॉडल है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा स्टेप है ऑब्लिगेशन, यानी आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो जब कस्टमर जो है
वो वारंटी के अगेंस्ट पे कर रहा होता है, तो वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, उसके रेवेन्यू रिकग्निशन अकॉर्डिंगली होता है. The finance director anticipates this provision will be lower than last year as the company has improved its building practices and therefore the quality. अच्छा, अब यहाँ पे ये रिस्क नहीं लिखेंगे कि प्रोविजन उन्होंने रिकॉर्ड ना की हो, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि प्रोविजन इस साल हम कम रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे ये रिस्क हो सकता है कि इनका जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये जो प्रोविजन को रिड्यूस कर रहे हैं, ये रीजनेबल बेसिस ना हो, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोविजन को अंडरस्टेट किया हुआ. Customer who wish to purchase a property are required to place an order and pay a 5% non-refundable deposit prior to the completion of the building. When the building is complete, a customer pay a further 92.5% with the 2.5% due to be paid in the next month, 6 months later. Revenue recognition ka risk according to IFRS 15. Revenue should be recorded when the performance obligation is satisfied. ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने इमीडिएटली रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया, rather than recording based on the uh, satisfaction of the obligation. The finance directors inform you that although an allowance for receivable has historically been maintained, it is anticipated that this can be significantly reduced. Again, allowance for receivable उनको जो है वो रिकॉर्ड करना होता है for the doubtful debts. वो कह रहे हैं इस साल वो भी कम होगा. इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ द चेंज इज नॉट रीजनेबल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल को एक ही सूरत में डिक्रीज कर सकता है जब इनको लगता है कोई जेन्युइन चेंज आया रिसीवेबल के फंक्शन में, जिसकी वजह से ये अलाउंस डिक्रीज कर रहा है. अगर जनाब कोई जेन्युइन चेंज नहीं आया फिर भी ये अलाउंस डिक्रीज कर रहे हैं, तो इन्होंने रिसीवेबल्स को ओवरस्टेट किया हुआ है. Prancer Construction's prior year financial statements and August 2007 management accounts contain a material overdraft balance. The finance directors confirm there are minimum profit and net assets covenants attached to the overdraft. बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ है, उसके साथ covenants attached हैं. Covenants means conditions. इन्होंने basically लोन लिया हुआ है floating charge पे, और फ्लोटिंग चार्ज पे इनकी कंडीशंस क्या है, मिनिमम प्रॉफिट और नेट एसेट्स इन्होंने मेंटेन कर रहे हैं. सो नजर आ रहा है हमें पूरे सवाल के अंदर कि ये जो अलाउंस को रिड्यूस कर रहे हैं, प्रोविजंस को रिड्यूस कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने ये मैनिपुलेट करना हो वो जो प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मीट द कोवेनेंट. सो रिस्क ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन ऑर्डर टू मीट द कोवेनेंट्स. A review of the management accounts show the payable period was 56 days for August 2007 compared to 87 days for September 2006. अब पेबल डेज रिड्यूस हो रहे हैं. आपको पता है पेबल डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं. पेबल आपके पास परचेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, पेबल्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365. ठीक है, तो फिर आपके पास अगर पेबल डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं तो हो सकता है कि परचेजेस के अंदर जो है वो कट ऑफ का एरर हो. The finance director anticipate that September 2007 payables will be even lower than 2007. So हो सकता है कि payables correct period में recorded ना हो, cut off का error हो. तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं. अब देखें क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस था, लेकिन इसमें रिस्क जो थे वो सामने सामने आपको क्लियर थे, जिस तरह इन्वेंट्री का रिश्ता, वर्क इन प्रोग्रेस का रिश्ता, प्रोविजन का रिश्ता, रेवेन्यू रिकग्निशन का था. ऑलराइट, नाउ वी हैव द आंसर. और आंसर इसलिए रीड कर रहे हैं ताकि अगेन आपको आइडिया हो जाए. लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह एग्जाम के अंदर लिखना है. देखिए सिंपली यू स्टार्ट विद द केस स्टडी लाइन, और केस स्टडी लाइन आप इसलिए लिख रहे होते हैं ताकि पता चल जाए कि आप कौन सा रिस्क मेंशन कर रहे हैं. देन उसके बाद आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी जिस तरह प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इफ द आउटफ्लो इज प्रोबेबल, जिस तरह अलाउंस फॉर रिसीवेबल शुड बी रिकॉर्डेड फॉर स्ट्रगलिंग रिसीवेबल्स. ठीक है, जिस तरह रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड. ये ट्रीटमेंट जो है वो हम लिखते हैं. इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी. ठीक है, इस तरह. और उसके बाद फिर उसका रिस्क एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो उसका इफेक्ट है वो लिखते हैं. सो ये आपने इस तरह इस फॉर्म में लिखना होता है. रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप उस रिस्क के बाद ऑडिटर का एक्शन क्या होगा उस रिस्क को कंफर्म करने के लिए कि वाकई वो रिस्क है या नहीं है. पहला था Prancer Construction is a new audit client.
देखिए न्यू ऑडिट क्लाइंट जब भी होता है ना, तो न्यू ऑडिट क्लाइंट के साथ दो रिस्क अटैच होते हैं। न्यू क्लाइंट का मतलब ये है कि तो पहली दफा आप ऑडिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना हो क्लाइंट की, और उस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, यानी किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज की, उनके बिजनेस की रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन की, उनकी जनाब रेलिवेंट अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। ये डिटेक्शन रिस्क की तरफ लेके जाता है आपको। फिर एक न्यू ऑडिट क्लाइंट का रिस्क ये होता है कि ये जो पिछले साल के बैलेंसेज हैं, जो कि क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेज हैं, वो आपने ऑडिट नहीं किए हुए। ठीक है, वो आपने ऑडिट नहीं किए हुए, किसी दूसरी फर्म ने ऑडिट किए हुए, तो वो बैलेंसेस जो है वो मिसस्टेटेड हो सकते हैं। ये आपको इनहेरेंट रिस्क की तरफ लेके जाता है। सो न्यू ऑडिट क्लाइंट के साथ दो रिस्क अटैच होते हैं। एक क्लोजिंग बैलेंसेस जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। दूसरा आप बात कर सकते हैं कि वो जो आपकी अनफेमिलियरिटी होगी या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो कि आप हो सकता है कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट ना कर पाए, ये आपको डिटेक्शन रिस्क की तरफ लेके जाता है। Prancer Construction Company is a new client for Cupid and Co. As the team is not familiar, यहाँ पे आप may not be familiar लिखें, क्योंकि रिस्क हो सकता है कि बहुत अच्छे खासे familiar हो, उन्होंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले ली हो। As the team is not familiar with the accounting policies and transactions, so हम लिखेंगे the team may not be familiar. As the team is not familiar का मतलब है आपको पता है कि वो वाकई familiar नहीं है, लेकिन रिस्क में हम इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं लिखते। The team may not be familiar हम लिखेंगे, may not be. The team may not be familiar with the accounting policies, transactions, and balances, and as a result, they may not detect the risk of material misstatement, yeah, resulting in the increased detection risk. So आपने थोड़ा सा यहाँ पे ये बात इंश्योर करनी है कि जो आप रिस्क की बात कर रहे हैं, so don't go straight away. As a team is not familiar, ये थोड़ा सा टेक्निकली नहीं आपको लिखना चाहिए। एंड विल जो है ना, विल आप यूज ना करें, आप मे की टर्म यूज करें। हाँ, वो चीजें जो कि फॉर एग्जांपल सवाल के अंदर क्लियर है, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अब प्रोविजन को रिकॉर्ड करनी चाहिए, लिखा हुआ है कि प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड कर रहे, सो आप कहेंगे कि जनाब प्रोविजन रिकॉर्ड ना करने की वजह से लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड है। यहाँ पे हम मे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा हम प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये स्ट्रेट अवे सवाल के अंदर मेंशन है कि जनाब प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो हम कहेंगे कि एज अ रिजल्ट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज आर अंडरस्टेटेड। अदरवाइज जहां पर भी डाउट की टर्मिनोलॉजीज आएंगी वहां पे हम मे वगैरह यूज करेंगे। ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी न्यू ऑडिट क्लाइंट हो, तो फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो आपको इंश्योर करना है। यानी ऑडिट टीम शुड इंश्योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि थ्रू आउट द ऑडिट उन्होंने क्या रहना है कि दे शुड बी अलर्ट। ठीक है, और एक्सपीरियंस स्टाफ यूज करें, ट्राई टू गेन द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन एरियाज को अंडरस्टैंड किया जा सके जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। सेकेंड रिस्क जो है वो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड है। ये पहले तो आपके पास ये सारी केस स्टडी लाइन लिखी हुई है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो उसकी वैल्यूएशन का रिस्क होता है, उसको प्रॉपरली असेस करना पड़ेगा। द लेवल ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस विल नीड टू बी असेस एट द ईयर एंड। ठीक है, कि किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे कौन सी इन्वेंट्री है और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। पर्टिकुलर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसको सिंपली लिख सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन requires skills and expertise determining the exact stage of completion is vital. If the correct percentage is not measured, the inventory may be under or overvalue. अब देखिए, आप ये may की जो टर्म है, that is the correct term, ये हम यूज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने इन्वेंट्री की करेक्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन ना की हो, जिसकी वजह से इन्वेंट्री जो है वो ओवर या अंडर वैल्यूड हो। अब ओवर वैल्यूड भी हो सकती है, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए, ओवर या अंडर वैल्यूड। अब कैसे पता चलेगा, पहले तो मैनेजमेंट से पूछें, डिस्कस करें मैनेजमेंट से, डिस्कस विद मैनेजमेंट के वो करेक्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे डिटरमिन करते हैं, यानी उनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मेथड क्या है।
और उसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मेथड को यूज करते हुए ऑडिटर खुद से वर्क इन प्रोग्रेस को मेजर करे और देखिए क्या ये वही फिगर्स आ रही हैं जो मैनेजमेंट ने कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, और अगर उसको लगता है ऑडिटर को कि नहीं ऑडिटर की बस की बात नहीं है, फिर कंसीडर करे कि वो कोई एक्सपर्ट वगैरह जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हायर करे। ये इन्वेंट्री की आपके पास आ गया, ईयर एंड इन्वेंट्री इस साल 2.1 मिलियन की है, पिछले साल 1.4 मिलियन की थी, इस साल इन्वेंट्री ज्यादा है। ठीक है, सो इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। इन्वेंट्री ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि द प्रिंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी स्ट्रगलिंग टू सेल द इन्वेंट्री। ठीक है, तो हो सकता है कि जो उनके घर हैं, वो जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यू जो है वो गिर गई हो, और हो सकता है उन्होंने उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी रिकॉर्ड ना किया हो, जिसकी वजह से इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो। दिस मे इंडिकेट, देखिए अगेन मे की टर्म आपने यूज करनी है। जो ऑडिट रिस्क में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो कहते हैं कि इन्वेंट्री विल बी ओवरस्टेटेड। विल बी नहीं आपने यूज करना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि वाकई हो सकता है कि इन्वेंट्री उसकी इस वजह से ज्यादा हो कि यार इस साल उनको ज्यादा टाइम मिल गया हो, ज्यादा घर कंस्ट्रक्ट कर लिए हो सकता है कि इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री घर ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर लिए हो कि अगले साल प्राइसेस बढ़नी हो, ज्यादा घर बेच देंगे। सो यहाँ पे तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि यार कि ये इन्होंने क्यों इन्वेंट्री इतनी ज्यादा इस बार इकट्ठी की हुई है। तो ये तो हम डाउट हमारे माइंड में है कि हो सकता है कि जनाब इन्होंने दे आर स्ट्रगलिंग टू सेल द इन्वेंट्री। जब भी इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क आएगा तो उसका एक ही स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्स है जो कि आप याद भी कर सकते हैं कि डिटेल एनआरवी टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड। एनआरवी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री है, आप उसकी कॉस्ट देखते हैं, देन आप उसकी एनआरवी देखते हैं, और फिर जो भी लोअर होती है वो आपके पास रिकॉर्ड है। ये तमाम फॉर एग्जांपल ए बी सी डी सबकी जनाब लाइन बाय लाइन बेसिस पे कॉस्ट, लाइन बाय लाइन बेसिस पे उसकी एनआरवी, और फिर एनआरवी टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हैं। सो ये एनआरवी टेस्टिंग ऑडिटर परफॉर्म करेगा ये इंश्योर करने के लिए कहीं इन्वेंट्री जो है वो ओवर स्टेटेड तो नहीं है। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 11 बिल्डिंग साइट्स हैं जहां पे आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है और ऑडिट टीम इनके पास कंप्लीट नहीं है। तो जो स्टॉक काउंट्स इन्होंने अटेंड नहीं किए, वहां पे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस का रिस्क हो सकता है। तो चाहिए तो ये कि तमाम बिल्डिंग साइट्स को जो है वो ऑडिट करें, मजीद स्टाफ अरेंज करें या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और तमाम इन्वेंट्री को काउंट करें। फिर भी अगर जो है वो फॉर एग्जांपल नहीं विजिट कर सकते तो फिर अदर वे से उस पर एविडेंस गैदर करने की कोशिश करें। फॉर दोज नॉट विजिटेड, the auditor will need to review the level of expectation exceptions noted the count and discuss with the management any issues which arose during the count। यानी वो जो उन्होंने स्टॉक काउंट अपना परफॉर्म किया है या इंटरनल ऑडिट ने स्टॉक काउंट परफॉर्म किया हुआ है, उनकी वर्किंग्स को देखें और उसके अकॉर्डिंगली उस पर एविडेंस जो है वो गैदर करें। फिर देखिए ये IS 37 का रिस्क है, तो ये इससे आपने प्रोविजन के जनाब रिस्क लिखना है कि जनाब, और साथ ही इन्होंने उसके साथ भी रिलेट कर दिया कि यार ये जो इनके मिनिमम प्रॉफिट कोवेनेंट्स भी अटैच है, तो हो सकता है कि ये प्रोविजन इसलिए अंडरस्टेट कर रहे हैं कि इन्होंने प्रॉफिट टारगेट मीट करना है। फिर आपके पास जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क है, फिर आपके पास रिसीवेबल्स का रिस्क है, फिर आपके पास कोवेनेंट्स का रिस्क है, फिर आपके पास ये है जनाब जो रिसीवेबल पेबल डेज का जो है वो रिस्क था। इसको जरा देख लें, मैंने आपको इससे रिलेट किया था कि यार ये जो पेबल डेज है ये शो करता है आपके पेबल्स एंड परचेजेस को, तो यहाँ पे पेबल के कट ऑफ का रिस्क हो सकता है। ठीक है, पहले तो आपने केस स्टडी लाइन लिख दी कि पिछले साल कितने थे, इस साल कितने, सारी चीजें लिखने के बाद the forecast profit is higher than the last year, indicating an increase in the trade, and also company's cash position has continued to deteriorate and therefore unusual for payable days to have decreased. There's an increased risk of errors within trade payables and year-end payables may be understated. बिजनेस बढ़ रहा है तो पेबल जो है बैलेंसेस भी यूजुअली जो है वो बढ़ने चाहिए, जिसकी वजह से पेबल डेज बढ़ेंगे। अब पेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, ये अनयूजुअल है। रिस्क ये हो सकता है कि इन्होंने पेबल्स को अंडरस्टेट किया हो, यानी उसमें कट ऑफ का एरर आया हो कि यार इन्होंने हो सकता है कुछ पेबल्स को रिकॉर्ड ही ना किया हो।